ठीक। सो वन सेकंड आदित्य जी, वेलकम है। आप बहुत दिनों के बाद हमारा थर्ड सेशन हो रहा है 1-to-1, बिकॉज हम लोग तो काफी सालों से कनेक्टेड है, बट 1-to-1 हम लोग थर्ड सेशन कर रहे हैं। एंड काफी कुछ आपने नॉलेज दिया हमारे यूट्यूब चैनल्स के दर्शकों को, और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सो देखो, सिंपल आज आपको मैंने इसलिए इन्वाइट करा है बिकॉज अभी जो करंटली जो मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं कि खास करके जो, क्योंकि देखो अब क्रिप्टो मार्केट में अवेयर हो रहे हैं लोग, अवेयर और जान रहे हैं, बट उसके बाद भी चलने जाते हैं P2P, जैसे कि लोग बाय और सेल करते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर वो फंड को इधर उधर नहीं कर पाते हैं। एक लीन भी एक वर्ड होती है जो कि बहुत ही ऐसा चीज है कि जिसके बाद के पर्सन कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन सेकंड आपका वेलकम। और स्टार्टिंग विद द बेसिक सा क्वेश्चन कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि P2P होता क्या है, फिर P2P ट्रेडिंग कहते किसे हैं? ओके। सो क्रिप्टो में बेसिकली P2P ही चलता है वो। फिर चाहे क्रिप्टो से क्रिप्टो करो या क्रिप्टो टू आईएनआर। हम्म। तो अच्छा, ज्यादातर लोग क्रिप्टो में भी P2P को ही समझते हैं कि क्रिप्टो को आईएनआर में कन्वर्ट करना है, इज कॉल्ड P2P। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को, किसी नोन वन को, अगर आप किसी जानने वाले बंदे को अपना क्रिप्टो एड्रेस के थ्रू देते हो, तो वो दो जो बंदों की जो ट्रांजेक्शन है उसे भी P2P ही बोलेंगे। ओके। जो कि क्रिप्टो का जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि P2P मेथड बनाया जाए, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हो जाए जिसमें से बीच में कोई जो मीडिएटर है वो ना रहे। राइट। ये इसका मेन पर्पस था। तो हम्म। अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पे साहब सब ये भी होने लगा कि यार आईएनआर में कैसे चेंज करें, तो सेम सिस्टम को आईएनआर के ऊपर भी बिल्ड किया गया हम्म। कि आपका जो क्रिप्टो है वो आप डायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू आईएनआर में कैसे चेंज करें, क्योंकि अभी तो हम बैंक का सिस्टम यानी कि थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स। बैंक अगर कहीं इन्वॉल्व है, इट मीन थर्ड पार्टी। हम्म। जहां पे दो पर्सन आपस में डील कर रहे हो तो मतलब वो P2P हुआ, पर्सन टू पर्सन। तो हम्म। अब हुआ क्या कि जब बैंक्स प्रॉब्लम करने लगी, बैंक सही से विड्रॉल नहीं दे रही है, किसी का फंड किसी को चाहिए नहीं मिल रहा है, तो उन सारी चीजों को सही करते हुए यानी कि देखते हुए जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने एक सिस्टम और बना दिया। भाई आप क्रिप्टो तो लेन देन कर ही रहे हो, साथ साथ आप क्या करो, क्रिप्टो टू आईएनआर भी लेन देन करने लगो। तो अब इसमें क्या हुआ, बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस ने और जो और भी अदर एक्सचेंजेस ने उन्होंने P2P बनाया। सो मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बाइनेंस में ही रहा है सबसे ज्यादा। और मैं भी। मोस्टली लोग वही यूज कर रहे हैं, मोस्टली लोग वही सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। तो जब भी आप किसी को अपना क्रिप्टो के बदले आईएनआर लेते हो पर्सन के थ्रू, अब हम्म। P2P में ये भी होता है कि वहां पे अननोन ही होते हैं, आप नोन वंस को जानते नहीं हो। हम्म। अगर आपको कोई नोन वन है तो ठीक है, अदरवाइज P2P को बनाया इसीलिए गया था कि हम अननोन्स के साथ भी डील कर सके। अब उसका सिक्योरिटी रखता है एक्सचेंज। हम्म। तो एक तरफ आपका क्रिप्टो होल्ड होता है, एक तरफ सामने वाले का आईएनआर होता है। तो हम्म। जब पर्सन आपके क्रेडिट कर देता है आपके अकाउंट में, जब क्रेडिट हो जाता है आपका आईएनआर, तब हाँ। आप अपना क्रिप्टो रिलीज कर देते हो एंड सिंपली आपका जो क्रिप्टो था वो सेल हो गया। मतलब आपको किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ी सेल करने के लिए। हम्म। इट इज कॉल्ड बेसिकली P2P मेथड। बहुत बहुत थैंक यू आदित्य, काफी अच्छे से एंड काफी एग्जांपल्स के साथ आपने P2P ट्रेडिंग P2P क्लियर करा। सो देखो, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, बिकॉज हम और आप काफी सालों से कनेक्टेड हैं। तो जो रिसेंटली जो नए लोग आते हैं, खास करके हमें तो चलो, हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, कैसे बचना है चीजों से या फिर कैसे लोगों को पहचाना जाए कौन बंदा जेन्युइन है या फेक है, ये सारी चीजें हमें पता है। बट बीइंग अ फ्रेशर, सपोज जो बंदा बस स्टार्टअप किया अभी 6-7 महीने हुए हैं, तो वो कैसे अवेयर रहे ताकि उसको P2P पे, जैसे कि आपको पता है कि स्कैम्स हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कि हमारे पास फंड नहीं आया, डॉलर रिलीज, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो लोग कैसे बचें बीइंग अ फ्रेशर, जो नए हैं जिनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं इसके बारे में? हम्म। तो इसलिए नए यूजर्स के लिए मैं ये कहूंगा, भाई को क्रिप्टो में अगर आ रहे हो तो सबसे पहले तो थोड़ा नॉलेज लो, ऐसे मत घुसो। रीजन बीइंग, हम बिना नॉलेज का जो लॉस होता है वो मैं वो देखा है। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं रहा है अभी तक, मेरे से ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है हम्म। कि मैंने किसी गलत एड्रेस पे भेज दिया या कुछ ऐसा किया हो कि जिससे मेरा लॉस हो गया। हाँ, राइट। ट्रेडिंग वगैरह तो थोड़ा बहुत अलग है, बट वैसे वीडियो मेरे वीडियो लॉस हो वीडियो वीडियो गया, कॉल इसके करिए बारे में थोड़े पता क्लिक। कर सकते थे। हाँ अभी सही है, ठीक है। हाँ अभी प्रोसेड प्रोसेड, हाँ। हम्म। हाँ, अभी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर ओके, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा होगा क्योंकि हम्म। कनेक्शन वीक है। तो हम्म। मैं ये बोला था कि मैं यही एक सजेशन दूंगा, जो न्यू फ्रेशर है पहले तो वो थोड़ा P2P को सीखें। हम्म। वीडियो नहीं है, वीडियो की कमी नहीं है, यूट्यूब पे आप सर्च तो करो, हम्म। बाइनांस P2P कैसे करते हैं। इस तो चैनल पे P2P भी को मिल आपको, जाएंगे। इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो, राइट? हाँ प्रोसेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इस चैनल पे, रोशन जी के चैनल पे भी आप ढूंढ सकते हो, यहाँ पे टीम रॉयल एम्पायर वाले हमारे हम्म। और भी बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, टॉप के यूट्यूबर्स ने बना रखे हैं। तो नॉलेज की कमी नहीं, बस करते आप देखना नहीं चाहते हो।
तो अगर आप देख लोगे एक बार फिर उसके बाद करो तो आपका जो लॉस होने वाला था वो बच जाओगे। अब मैं फिर भी एक बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा P2P कैसे काम करता है। लेट सपोज आपको बाइंग करनी है किसी से क्रिप्टो, ठीक है, पहले हम बाइंग की बात करेंगे, क्योंकि जब आपके पास बाइंग करोगे तभी आप सेल कर पाओगे, ठीक है। तो पहले बाइंग आती है। तो मैं बाई कैसे करना है क्रिप्टो, आप सिंपली जाओगे बाई पे क्लिक करोगे, P2P में जा करके बाइनेंस के अंदर जा रहे हो या कहीं पे भी, आप वो अपना ढूंढ लेना। हर एक्सचेंज पे थोड़ा अलग अलग दिया होता है कहाँ पे P2P दिया होता है। मोस्टली वॉलेट के फीचर जो होता है उसके अंदर P2P दिया होता है। तो बाइनेंस के अंदर अगर मैं बताऊं तो मैं बाइनेंस क्योंकि यूज करता हूँ और वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, ज्यादातर लोग सब ये यूज करते हैं, रोशन जी भी ये यूज करते हैं, सभी लोग हमारी कम्युनिटी में। तो बाइनेंस के अंदर वो फीचर वॉलेट के अंदर दिया होता है, और वॉलेट के अंदर भी कई वॉलेट हैं, जिसमें से पहला आपका वॉलेट होता है स्पॉट, देन उसका फंडिंग वॉलेट आता है। तो मेन फोकस आपको करना है फंडिंग वॉलेट एंड स्पॉट वॉलेट पे, बाकी किसी वॉलेट को नहीं छूना है। तो जैसे आप फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करते हो आपको दिखेगा P2P सबसे पहले फ्रंट में। तो P2P पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे आपको वहां पे दिखेगा बाई और सेल का ऑप्शन। अगर करेंसी आपकी सिलेक्टेड नहीं है तो आप करेंसी सिलेक्ट कर लो, INR। दूसरा आपको क्या करना है, आपका पेमेंट मेथड ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ कोर्स। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है वहां पे टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर, टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन दिया होता है, जहां से आप अपना नाम तो आपको पहले से बाइनेंस ने उठा लिया होगा, क्योंकि अगर आप KYC वेरीफाई होगे तो ही आप P2P कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। तो KYC के दौरान जो नाम होगा वो आपका नाम वहां से उठा लेगा बाइनेंस। उसके बाद आपको अपनी ही अकाउंट डिटेल डालनी है, चाहे आप UPI डालो चाहे बैंक डिटेल डालो। इससे क्या होता है, जो सामने वाला जो बंदा है जिसको आप पैसे भेज रहे हो वो ये वेरीफाई कर लेता है कि हाँ भाई इसी नाम से पैसा आया है। कभी भी थर्ड पार्टी मत करने की कोशिश करना कि आप एक्सचेंज तो अपना यूज कर रहे हो बट पेमेंट अपने घर के किसी कलीग से, मतलब अपनी मदर फादर या अपने फ्रेंड के किसी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी आप करोगे तो बाइनेंस की साफ सीधी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपका जो फंड होगा वो भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए सामने वाला तो साफ सीधी बात यही बोलेगा बाइनेंस की, भाई ये तो थर्ड पार्टी कर रहा है और मैंने तो उसको ऐसा बोला नहीं, तो वो आपका फंड भी नहीं देगा, ऊपर से आपके ऊपर फालतू आपका फंड फंस जाएगा, क्रिप्टो भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये आपको यही करना है, अपना ही बैंक अकाउंट हो, अपना ही नाम हो, और आप ही उसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो जिस नाम से हमारी KYC हुई है वही हमारा बैंक अकाउंट वहां पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाइनेंस वेरीफाई करता है, नहीं, वो यूजर वेरीफाई करता है। बाइनेंस तो कुछ आपका वेरीफाई नहीं करेगा कि आपने बैंक अकाउंट किसी और का लगा दिया, बाइनेंस को क्या पता किसका बैंक अकाउंट है। बट जिस दिन अगर आपने ऐसा कुछ किया और फिर जब यूजर वेरीफाई करता है कि हाँ भाई इस नाम से पेमेंट आई है, अब मैं हूँ आदित्य, रोशन जी एक क्या है P2P यूजर है, मैं भी P2P यूजर हूँ। मैंने रोशन जी को देखा इन्होंने अपना P2P में लगा रखा था कि भाई मैं इतने रुपए का अपना क्रिप्टो सेल कर रहा हूँ, तो मैं बाइंग करने जाऊंगा, मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो ये इनका ऑर्डर जो है मुझे बाई पे दिखाई देगा कि इतने इतने रुपए में इतने USDT मुझे मिलना है। मैंने इनसे बाइंग करी, इनके इसमें फटाक से एक रिक्वेस्ट जाएगी कि इस नाम का बंदा आपसे बाई करना चाहता है, इसका ये नाम है। तो अब आप क्या करेंगे, जो रोशन जी का मुझे पेमेंट मेथड दिखाई देगा, कौन सा पेमेंट मेथड, अगर मैं UPI चूज किया होगा मैंने फिल्टर लगा के तो UPI दिखाई देगा अगर UPI के होंगे। बैंक अकाउंट चूज किया होगा मैंने तो बैंक दिखाई देगा। अगर मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया होगा तो वो मुझे जितने भी ऑप्शन होंगे पेमेंट मेथड के वो सारे दिखाने लगेगा। तो मोस्टली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक ना यूज करके आप UPI ज्यादा यूज करें, बिकॉज रीजन बीइंग लाइटनिंग स्पीड में ट्रांजेक्शन होते हैं UPI में। लाइटनिंग वाला आप समझो पलक झपकते ही आपका पेमेंट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग स्पीड, है ना। तो आप UPI का क्या यूज करो, ज्यादा यूज करो, वेदर कि आप बैंक के उससे नेट बैंकिंग करो या आप और कुछ करो, IMPS, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए, डिले हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बैंक सर्वर अगर नहीं काम किया उस वक्त और बैंक की बैंकिंग जो ऐप है एप्लीकेशन नहीं काम करी तो इशू कर देगा। बट UPI को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो दिमाग में रखने वाली हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप UPI यूज करें, तो आपका UPI मेथड में डाला होना चाहिए, और सामने वाले का तो आपने अगर चूज किया है ये फिल्टर में UPI, तो उसका UPI दिखाई देगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे रोशन जी का पेमेंट मेथड दिखाई देगा कि रोशन जी की ये UPI ID है, मुझे इसमें जितने पैसे भेजने हैं वो भी बाइनेंस आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपको एग्जैक्ट कितने रुपए भेजने हैं। वो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेट डिसाइड होता है, तो जितने USDT आप बाई कर रहोगे उसके अकॉर्डिंग वो रेट के अकॉर्डिंग आपका INR दिखा दे कितना आपको बाई का आपको मिलेगा। आपने क्या किया, वो मेथड वहां से कॉपी किया, बाइनेंस को बंद करना है बीच में से, पूरा बैक नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना है, पेमेंट जो विंडो होती है एक वहां पे टाइमर चलेगा 14 मिनट का जो आपको दिखाई देगा।
ऊपर। उस 14 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है। ऑफ कोर्स। अगर आपने पेमेंट नहीं की 14 मिनट में, वो विंडो क्लोज हो गई और आपने पेमेंट कर भी दी है, तो आपकी ट्रेड कैंसिल हो चुकी होगी, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, और आपका फंड भी चला जाएगा और आपको क्रिप्टो भी नहीं मिलेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना कि मिनिमम बाइनेंस ने जो अलाउ कर रखा है, वो आपको 14 मिनट की पेमेंट विंडो अलाउड कर रखी है, कि मिनिमम कोई भी यूजर 14 मिनट में पेमेंट कर दे। ओके, सो ये एक बेसिक चीज है। ऑफ अब कोर्स। जैसे आप पेमेंट करोगे, फटाक से आपको अपना बाइनेंस खोलना है, वहां पे आपको ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे, जो सामने वाले का क्रिप्टो है, यानी कि अगर मैं बाइंग कर रहा हूं, तो रोशन जी का जो क्रिप्टो है मैं बाइंग कर रहा हूं उनसे, उनका क्रिप्टो लॉक हो जाएगा और उनको आईएनआर पहुंच चुका है, कि जो कि मैंने यूपीआई के थ्रू पे कर दिया है। अब रोशन जी जाएंगे, वेरीफाई करेंगे जाकर के अपने यूपीआई वाले उसमें ऐप में, जो भी उन्होंने डाल रखी, कि पेटीएम की डाली होगी तो पेटीएम में चेक करेंगे, गूगल पे की डाल रखी होगी तो गूगल पे चेक करेंगे। जैसे वो देखेंगे नहीं, आदित्य नाम के ही पर्सन ने पेमेंट की है, वो क्या करेंगे, अपनी साइड से क्रिप्टो को रिलीज कर देंगे। सो ये कुछ सिंपल स्टेप होता है, और आपको ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर करना ही करना है, लेकिन कब करना है, जब आपने पेमेंट कर दी है। अगर आपने पहले कर दिया और आपने पेमेंट नहीं करी, तो भी आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे, या बाइनेंस आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है, अगर सामने वाले पर्सन ने आपकी शिकायत कर दी। ऑफ तो कोर्स। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि होते हैं, और इसमें बहस ना करने लगे आप, अगर नए यूजर हैं, कि नहीं पहले क्रिप्टो भेजो तब हम आईएनआर भेजेंगे, ये बहस बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ये फॉर्मेट ही नहीं है। पहले आईएनआर आपको भेजना है, फिर आपको क्रिप्टो लेना है। क्योंकि रीजन बताता हूँ, आप सिक्योर हो। रीजन क्या है, कि आपको बाइनेंस ने ऑप्शन दे रखा है कि आप सामने वाले का क्रिप्टो लॉक कर सकते हैं। अगर उसने रिलीज नहीं किया है, मतलब वो रिलीज अभी कर पाएगा जब आप लॉक करोगे। तो अगर आपने पेमेंट नहीं की है, फिर आप लॉक करते हो, तो आप कल्प्रिट हो, मतलब आपने गलती करी। अगर आपने पेमेंट कर दी, वो नहीं रिलीज कर रहा है, आपने लॉक कर दी उसे क्रिप्टो, तो बाइनेंस आपको ऑप्शन देता है अपील का, यानी कि आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं वहीं पे, उसी वक्त। लेकिन वो कब डाल पाओगे आप, जब वो जो टाइमर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कि भाई इतने मिनट का पेमेंट था, उसके बाद ही आप कर पाओगे वो कंप्लेंट। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने आईएनआर पे कर दिया, वो बंदा नहीं रिलीज कर रहा है, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने पेमेंट का, जो आपने की है, और अपील वाले ऑप्शन पे जाकर के अपील मार देना है। और वहां पे आपसे बाइनेंस जो जो एविडेंस मांगेगा, वो आपको वहां पे सबमिट कर देना है, कि भाई आपको अपना स्क्रीनशॉट दे देना है, तुमने पेमेंट कर दी कि नहीं। आपको इतना करके छोड़ देना है, फिर बाइनेंस आके खुद ही देख लेगा। ओके, सो इतना सिंपली सा P2P है, बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। यही चीज आपको सेलर बन के भी करनी है। लेट सपोज आप 100 USDT सेल करने जा रहे हो, और जो भी रेट चल रहा है, जिस भी रेट में आप सेल कर रहे हो किसी को, तो आपको ध्यान देना है कि उस बंदे का जो नाम है वो वही है जब पेमेंट आए। सेम आपको भी वेरीफाई करना है। अब उल्टा हो रहा है, अब रोशन जी, समझ लीजिए कि रोशन जी को मैं बेचने जा रहा हूँ। अब रोशन जी क्या बन गए, मेरे लिए सेलर है, मतलब सॉरी बायर है। मैं बायर था अभी तक, अब ये सेलर है। ठीक है, मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, मैंने अपने 100 USDT बेचे। अब ये क्या करेंगे, मेरे नाम पे पेमेंट करेंगे, मेरे देखेंगे कि आदित्य नाम का लड़का है, इसका ये यूपीआई है, ये पेमेंट करेंगे मुझे। जैसे ही मुझे पेमेंट करेंगे, अब ये मेरा क्रिप्टो लॉक कर देंगे, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ये क्रिप्टो मेरा लॉक करेंगे, मैं क्या करूंगा, पहले वेरीफाई करूंगा क्या रोशन के नाम से ही पेमेंट आई है, रोशन जी के या रोशन कुमार के नाम से। ठीक है, देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी पेमेंट्स नॉट अलाउड। आपको अपने बैंक में किसी भी अदर बंदे का पेमेंट नहीं लेना है। अगर वो बंदा आपको कुछ भी बरगलाने की कोशिश करता है, कि मेरा बैंक नहीं काम कर रहा है, मेरा सर्वर नहीं काम कर रहा है, मेरा दोस्त का इससे ले लो, मेरा इशू कर रहा है, नहीं, आपको सीधे सीधे डिनाई करना है। और अगर आपको क्रिप्टो लॉक कर देता है, तो फिर कोई बात नहीं, आप बाइनेंस पे कंप्लेन कर दो। अगर वो कहता है कि ठीक है, मैंने, वो आपका फंड लॉक नहीं करता है। ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत ध्यान देने वाले हैं, रिकॉर्डिंग में आप बहुत ध्यान सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, बट बहुत ही काम के हैं। अगर बंदा आपकी क्रिप्टो लॉक कर देता है, और आपने उसने पेमेंट भी कर दी, आपका लॉक भी कर दिया, बट आपको पता चला कि अरे यार, ये तो थर्ड पार्टी कर रहा है, इसका नाम ही नहीं है ये। तो आप क्या करो, सिंपली क्या करो, आप रिलीज मत करो क्रिप्टो को। वो कंप्लेन करता है, कर देने दो। जब बाइनेंस आपका केस लड़ेगा, यानी कि जब केस आपका ओपन होगा अपील करके, तो आप वहां पे अपनी कंप्लेन सबमिट करो, कि भाई देखो, मैंने इस नाम से इसको पेमेंट करना चाहिए, तो ये इसका नाम है, इस नाम से पेमेंट नहीं आया, दैट्स व्हाई मैं पेमेंट नहीं रिलीज करूंगा। बाइनेंस उस चीज को देख लेगा। बाइनेंस सिंपली क्या करेगा, दो ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या देगा, पहला यही ऑप्शन देगा कि आप उसका फंड वापस कर दें, यानी कि आईएनआर आपने ले लिया है, क्योंकि आप सेल कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, पहले उस बंदे को क्रिप्टो वो करना है, आपको फंड वापस करना है।
फिर वो कब बंदे अपना क्रिप्टो उसका रिलीज कर देना, छोड़ देना है कि ठीक है जाओ, मेरा फंड वापस मैंने तुम्हें दे दिया अपना, तुम्हारा जो फंड था, और तुम मेरा क्रिप्टो मुझे वापस दे दो। तो वो क्या होगा, जब वो आप उसका होल्ड से हटा दोगे, रिलीज छोड़ दोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका आपके अकाउंट में आ जाएगा वॉलेट में, और उसका उसका पैसा आप दे चुके हो, जो कि ठीक है। तो कुछ फॉर्मेट होता है, यूजुअली ऐसा कम ही होता है कि ऐसा आपको पड़े बाइनेंस में। अगर पड़ जाता है तो आपको ये मेथड यूज करना है, कभी भी आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म जाके ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने एक बंदे के साथ में स्कैम हुआ था, थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ था, अच्छा खासा 13,000 रुपीज का स्कैम हुआ था। उसने क्या किया, उसने ट्रेड ओपन करी बाइंग करने के लिए, ठीक है, लगभग 13,000 का यूएसडी बाय कर रहा था वो। और उसने क्या किया, उसको पता था नहीं, वो न्यू यूजर था, उसने क्या किया, पेमेंट कर दी, बट उसने लॉक नहीं किया। अब जब उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गई 14 मिनट बाद, तो वो बंदा जो स्कैमर है वो उसको कांटेक्ट करता है, पेमेंट नहीं हो पाई थी, वो पेमेंट उस वक्त नहीं हो पाई थी, सॉरी मैंने गलत बताया, पेमेंट उस वक्त नहीं हो पाई थी, उससे ट्रेड कैंसिल हो गई। अब स्कैमर ने क्या किया, उसके यूपीआई के जरिए उससे मतलब चैट पे नंबर ले लिया और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि तुम्हें यूएसडीटी चाहिए था, लाइक यू वांट यूएसडीटी, बोला हाँ हाँ यूएसडीटी। तो बोलता है ये लो मेरा पेमेंट मेथड और इस पे पेमेंट कर दो और मैं तुम्हें क्रिप्टो भेज देता हूँ। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, अब आप बाइनेंस के अंदर काम नहीं कर रहे हो, आप बाइनेंस के बाहर जाके ट्रेड कर रहे हो। अब आप खतरे में आ चुके हो, फुल्ली खतरे में। और वही हुआ जिसका डर था, उस बंदे ने पेमेंट कर दिया, उसने क्रिप्टो भी नहीं दिया, उल्टा उसका फंड भी लॉस हो गया 13,000 रुपए। ये मेरे यही साथ चीज भी अगर वो हुआ बाइनेंस है। के अंदर कर रहा होता और वो दोबारा से भी ट्रेड कर रहा तो बच जाता। तो आपको ये कुछ तरीके स्कैमर जो आपके सामने अपनाएंगे, स्कैमर बहुत सारी चीजें करेंगे, और बताता हूँ, स्कैमर आपको पैनिक भी करेंगे। कैसा पैनिक, जल्दी करो, हरी आप, जल्दी पेमेंट करो, जल्दी रिलीज करो, मुझे जल्दी है, रेट जल्दी रेट में कुछ बढ़ नहीं रहा करना है। है, रेट वगैरह का भी ये करते हैं कि हाँ हाँ, रेट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं तुम्हारा फंड खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, तुम रिलीज नहीं कर रहे। जितना टाइमर वहां लिखा है ना, आपको उसी टाइम के अंदर अपना काम करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे पहले, ठीक है। अगर आपका 14 मिनट का टाइमर है, अगर आपका काम 5 मिनट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है इस चीज में। ओके। समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, समटाइम्स क्या कर होता है, कभी कभी आपका अगर फोन सपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहा, बाइनेंस हैवी है, थोड़ा एक्सचेंज है, समटाइम ग्लिच हो जाता है। ग्लिच कैसा, आपने ट्रांसफर नोटिफाइड पे क्लिक किया, ओके। वो नहीं हुआ, बट फंड लॉक हो चुका है, फंड लॉक हो चुका है आपका, बट वो नहीं दिखेगा आपको। अब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको फटाफट पूरा एक्सचेंज बंद करना है, अगेन से एक्सचेंज को ओपन करना है, एंड P2P को फिर से जाके ओपन करना है। ये प्रॉब्लम कई बार फेस करता है बंदा, इस चक्कर में भी कई बार लॉस हो जाती है कि आपका कनेक्शन वीक है या एक्सचेंज ग्लिच कर गया। वो आपके इसमें ही ग्लिच कर रहा है, सबके लिए नहीं है, वो केवल आपके डिवाइस पे ग्लिच करेगा कि आपको दिख रहा है टाइमर चल रहा है, ये टाइमर रुक चुका होगा। तो वो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई ग्लिच हो, फटाक से एक्सचेंज बंद करना है पूरी तरह से, विंडो से भी क्लोज कर देना है, जो बैक में हमारा खुला रहता है ना, बैक में खुलता रहता है, चलाता रहता है बैक में, वो भी बंद करना है, एंड फटाफट अगेन से हमें एक्सचेंज ओपन करना है और वापस से P2P को ओपन करना है। तो आपने जो रिफ्रेश हो जाएगा ना फोन ऑटोमेटिक एक्सचेंज, तो आपको जो एक्चुअल प्रोग्रेस चल रही होगी वो दिखा देगा, ठीक है। कभी कभी आपका क्या होगा, बंदे को आपने क्रिप्टो सॉरी, आप क्रिप्टो बाई कर रहे थे यूएसडीटी, आपने पेमेंट कर दी, उसने रिलीज भी कर दिया, स्टिल आपके वॉलेट में नहीं शो होगा, P2P में फंडिंग वॉलेट में। अब आप सोचो, कंडीशन में भी आपको यही करना है कि आप बंद करना है, एंड अगेन से आपको एक्सचेंज को ओपन करना है, क्योंकि आपको जब वो बंदा रिलीज आएगा कि यूएसडीटी आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन बन के आएगा, पूरा टिक बन के आएगा कि आपके इसमें वॉलेट में यूएसडीटी आ चुके हैं। ओके, सो टिक बन के आएगा, बड़ा सा डन लिख के आएगा, डन क्लिक कर देना है, मतलब आपके यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ चुके हैं। बट अगर आपकी फंडिंग वॉलेट में नहीं शो कर रहा है, तो आपको सिंपली रिफ्रेश कर लेना है, आपको है वो नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। ऑफ कोर्स। अब एक और नया स्कैम बनाता हूँ P2P के अंदर, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैम होता है जो कि होता है, समटाइम्स क्या होगा, आपने सही बंदे से पेमेंट लिया है, मतलब समझ रहा, वो सेम पर्सन था, आपने जिसका नाम देखा उसी नाम से पेमेंट आई आपको। ये स्कैम INR में ज्यादा होता है, USDT में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एक्सचेंज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बैंक आपका ज्यादा वो लेता है ना। लेट सपोज मैं एक सेलर हूं, मैंने अपने 100 USDT बेचे, और उसका जो भी पैसा बन रहा था आज के रेट के हिसाब से, वो मुझे रोशन जी ने क्रेडिट कर दिए।
मुझे लग रहा है कि रोशन जी ने क्रेडिट करे, बट एक्चुअल में वो रोशन जी थे ही नहीं। उनका ही अकाउंट था, उनका ही एक्सचेंज था, बस चलाने वाला कोई और स्कैमर था, समझिए। आजकल बाइनेंस के जो एक्सचेंज के जो अकाउंट है वो भी कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज समझ रहे हो? उनको लालच दे दिया था यूजर को कि भाई तुम $1000 में मुझे ये बाइनेंस का अकाउंट दे दो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने तो $1000 ले लिया, आपको नहीं पता वो कितने $1000 के स्कैम करने वाला है आपके एक्सचेंज से। और फिर जब इसकी जांच पड़ताल होगी, जब इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, आपका वो साइबर सेल वाले, दूसरे इंटेलिजेंस वाले जब आपके यहाँ पे वो करेंगे ना, आपको जब कंप्लेन आपके घर में नोटिस आएगा, तब आप सोचोगे आपने तो कुछ किया ही नहीं था, ये आपके अकाउंट से हुआ क्या है। तो कभी भी इस लालच में मत पड़ना। प्लस अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि ये बंदा वो नहीं है, तो आप ट्रेड मत करो। तो बेसिकली आजकल कंप्रोमाइज हो चुके हैं अकाउंट। तो इसका एक बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। बाइनेंस में एक ऑप्शन होता है, पहला तो होता है ट्रस्ट स्कोर, जो कि दिखाई देगा, किसी का 80% दिखाई देगा। तो ये इतना मैटर नहीं करता, ये किसी का भी बन जाता है, 80, 90%, 100% भी बन जाता है। 4-5 ट्रेड करोगे आपका बन जाएगा 100% स्कोर। बट एक होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स, वहीं पे शॉर्ट में दिखाता है, छोटा सा बगल में ही, जहाँ पे यूजर का जो प्रोफाइल दिखा रहा होता है वहां भी दिखाएगा ये यूजर कितनी ट्रेड कर चुका है, और इसको पॉजिटिव फीडबैक कितने मिले हैं, निगेटिव कितना। ये जो काम होता है ना, ये जो मैंने आपको करने को बोला, ये मात्र 30 सेकंड का काम है। कितना? 30 सेकंड का। कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है, उसकी यूजर की प्रोफाइल खोलनी है, उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक देखने हैं। अगर निगेटिव 10-5 है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि सारी दुनिया अच्छी तो नहीं है ना जो आपको सब पॉजिटिव ही फीडबैक देके जाएगी, है ना। कोई ना कोई निगेटिव देके जाएगा, तो डोंट, निगेटिव को ना देखें, उसके पॉजिटिव देखें। पॉजिटिव अगर जाता है कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी होनी चाहिए उसकी। अब अप्रोक्सीमेट एक अगर यूजर मंथ में 200-300 ट्रेड कर रहा है, जेन्युइन बंदा है, समझ लीजिए। रीजन कि स्कैमर जो होता है वो 10, 5, 50 ट्रेड करने के बाद फंस जाता है। ज्यादा नहीं, 10-50 ट्रेड करने के बाद फंस जाएगा। बट जो जेन्युइन यूजर होता है ना, वो 500, 1000, 200, 300, 400, 500, 600, 700 जितना भी हो, जो 100 से ऊपर निकल जाए, समझ लो वो जेन्युइन बंदा है। तो आपको अगर बच के एकदम चलना है कि नहीं यार मेरे इसमें जो पैसा आ रहा है अकाउंट में वो एकदम सेफ है, तो सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा 50-60 पैसा कम मिलेगा, समझना मेरी बात। पर यूएसडीटी 50-60 पैसा कम ले लेना, कम पैसा थोड़ा सा ले चलेगा। लेकिन गलत पैसा अगर आ गया तो आपकी जितनी भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होगा वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। नथिंग। आप बैंक के चक्कर काटते रह जाओगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप रो दोगे। अगर उसमें बड़ा पैसा पड़ा हुआ ना, लेट सपोज 1 लाख रुपए पड़ा है, बट आपके इसमें स्कैम का पैसा कितना है? 10,000 रुपए। अब पता है क्या बैंक करेगी? वो आपका 10,000 तो फ्रीज करेगी करेगी, साथ साथ आपका जो 1 लाख रुपए का फंड था ना वो भी पूरा होल्ड पे डाल देगी। रीजन बिंग इन्वेस्टिगेशन। अब वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, आपका पैसा भी गया, आपका जो जरूरतें थी, आप तो फंस जाओगे, रो दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस कंडीशन से निकल चुका हूँ, मुझे पता है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी भी मुझे उसको झेलना ही पड़ रहा है, अभी मेरे अकाउंट्स का कुछ नहीं हुआ। मैंने जाने कहाँ कहाँ तक मैंने पहुंच लगा ली, जाने कहाँ कहाँ तक मैंने सारा कुछ करके देख लिया, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ अभी। हो सकता है एक झटके में सारी चीज, बट मुझे जितना पता चला कि कोर्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा। बैंक को एक कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगा, तब जाके कहीं आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। क्योंकि आपका जब भी अकाउंट ब्लॉक होगा ना, तो आपके स्टेट से होगा ही नहीं, वो ब्लॉक होगा कहीं तेलंगाना, कहीं चेन्नई, कहीं दूसरे स्टेट, जहां पहुंच ही नहीं पाओगे। बाई चांस, लक बाई चांस आपका स्टेट होगा, अदरवाइज वो आपका स्टेट ही नहीं होगा। इंडिया का बंदा होगा, बट वो होगा किसी अदर स्टेट का, जहां पहुंच ही नहीं पाओगे। वो 2,000 दूर बैठा होगा, अब क्या ही कर लोगे उसका, जा भी नहीं सकते वहां, ढूंढोगे कैसे उस बंदे को। तो बेहतर है कि आप उस बंदे के साथ ट्रेड करें जिसकी 200, 300, 400 है। ओके, अगर आपको बचना है इस चीज से, थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। कुछ पॉइंट है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। थर्ड पार्टी यूज नहीं करना है, ना आपको करना है, ना तो सामने से लेना है पैसा। नाम किसी और का, पैसा किसी और के नाम से आ रहा है, फंसोगे आप। इनफैक्ट कल को कुछ अगर वो पैसा, आप समझ रहे हो ना, टेरर फंडिंग हुई या कुछ भी उल्टी सीधी जगह वो पैसा गया आपका, आप फंसोगे इसमें। आपको इन्वेस्टिगेशन तक झेलनी पड़ेगी पुलिस की, आपके घर तक पहुंच जाएगी पुलिस। ऐसा वैसा नहीं कांड होता है, बहुत सारे बड़े बड़े केस हो गए हैं इसके अंदर, P2P के अंदर। इसमें डरने वाली जरूरत नहीं है। देखिए कोई चीज के अगर
एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। इंटरनेट में आपको नहीं पता कि हैकर कितने बैठे हैं, है ना। हर मिनट आपके फोन में अटैक हो रहा है, हर मिनट आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरनेट यूज करना बंद कर देंगे। इंटरनेट के भी बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं। बहुत सारे लोग चलाने से डरते हैं इंटरनेट, बट ऐसा नहीं है। आप सही तरीके से काम करो, नॉलेज है आपको, तो आप फंसोगे कभी नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीजों को भुगत चुका हूँ। वो हो चुका है मेरे साथ, और भी कई यूजर के साथ हुआ है। ऐसा वैसा नहीं कि मैं अकेला ही हूँ। ऐसे लाखों करोड़ों यूजर पड़े हैं जिनके साथ में ऐसे दिक्कत हुई है। तो मैं उनके टच में भी हूँ। तो वो भी बताते हैं उनके साथ तो अलग ही अलग लेवल का हुआ है कुछ ना कुछ। उनके उसमें तो बंदा भी सेम था, पेमेंट भी सेम अकाउंट से, फिर भी अनफ्री वो हो गया, ब्लॉक हो गया। तो कुछ होता है, रीजंस होते हैं। कोशिश यही करें, अगर आपके पास बड़ा फंड है क्रिप्टो का, लेट सपोज आप $1000 बेचना चाहते हो, तो आप उसे पार्ट वाइज बेचें। एक ही बंदे को सारा ना बेचें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप 5 बार में बेचो ना, $200 करके। आप 500 करके बेच लो, या आप उसे 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। कोशिश करो उसे ब्रेक करने की ज्यादा ज्यादा पार्ट में। लेट सपोज अगर आपने किसी एक ही बंदे से $1000 पूरे कन्वर्ट करा लिया, और वही पैसा पूरा आपका स्कैम का हुआ, या कुछ भी गड़बड़ हुआ, पूरा पैसा गया ना आपका। यही आप क्या करो, आप इसको $200 में डिवाइड कर लो। तो होगा क्या, लेट सपोज अगर कोई ऐसा फंड जो कि $200 का जो आपने बेचा था, अप्रोक्स अप्रोक्स $200 होता है आपका 16-17 हजार रुपए। अगर आपने $1000 बेचा, यानी कि 90,000 के आसपास, उसमें से अगर 16-17 हजार रुपए कुछ ऐसा कुछ हुआ, इशू हुआ, तो आपका पूरा पैसा नहीं फंसेगा। आपका एक छोटा सा पार्ट, यानी कि आपका एक हिस्सा आपका ऐसा फंसेगा, छोटा पार्ट। हालांकि अमाउंट छोटा नहीं है, बट वो 90,000 पूरे फंस जाए, बेहतर है कि आपके 16-17 हजार रुपए भी फंसे। बाकी का पैसा तो सेफ है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगता है, फटाफट आपको क्या करना है, अपना जितना भी पैसा है सारा कैश आउट कर लेना, जितना कैश आउट हो सकता है। इस कंडीशन में कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, कोई भी आपको वो नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले बैंक क्या करती है, डेबिट फ्रीज करेगी। ठीक है, या क्या करेगी, पहले होल्ड लगाएगी। डायरेक्टली डेबिट फ्रीज नहीं करती। अगर कुछ ज्यादा बड़ा स्कैम है तो डेबिट फ्रीज करती है बैंक। करती है बैंक, आपके इसमें होल्ड लगाएगी। होल्ड किस में लगाएगी, जितना अमाउंट का हिस्सा आएगा ना, कि इतना पैसा आपके इसमें गलत है, उतना आपके पैसा होल्ड कर दिया जाएगा। अब यदि आप अभी भी अपने अकाउंट को यूज करते हो और आगे ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा। तो कोशिश तुरंत यही करिए, अगर आपके इसमें मैसेज आया, बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया, फटाफट जाओ एटीएम, जितना पैसा है पूरा कैश आउट कर लो। बस वो पैसा आप नहीं निकाल पाओगे जो आपका होल्ड का है, वरना पूरा पैसा आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप बच जाओगे, राइट। मीन्स जिससे बोले आपका तो, पूरा पैसा नहीं हाँ, फंसेगा। मीन्स नहीं हमारा तो आपका अकाउंट पूरा पैसा फ्रीज, फंसेगा। हमारा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, और जो पर्टिकुलर अमाउंट आएंगे वो होल्ड पे रहेगा। हाँ। लेकिन ताजी मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा भी सुना हुआ है कि हमारा, एग्जांपल देता हूँ, कहीं से भी गलत पैसा अगर आ गया, एग्जांपल है 5 है तो, बट पूरा अकाउंट ही वो ये हो जाता है, फिर हम लोग हम्म। उससे ट्रांजेक्शन करेंगे जितना, तो वो सारा काउंट होगा, ऐसा भी सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है, काउंट नहीं होता, मैं बताता हूँ। हम्म, पहले आपका अकाउंट होल्ड पे जाएगा, कभी डायरेक्ट ब्लॉक नहीं होगा। कभी नहीं। कुछ बैंक ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मैसेज नहीं करेंगे बैंक, है ना। बैंक की तरफ से वो ब्लॉक हो जाएगा ना, तब आपको मैसेज आएगा। बैंकिंग एप्लीकेशन अगर आपके पास है, एक और चीज बताता हूँ, आजकल तो बैंक काफी अच्छे हो गया है। तो हम्म, कुछ अपनी डाल के रखिए। अगर आपका एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं भी आया, हम्म, ईमेल जरूर आ जाएगा। ईमेल आता ही आता है। हम्म, मेरे पास दो अकाउंट हैं, एक एक्सिस का, एक एचडीएफसी का। मैं अगर एक 10 रुपए भी खर्च करता हूँ ना उसमें से, exactly. फटाफट मेरे उसमें नहीं आएगा, एसएमएस नहीं आएगा, लेकिन मेरी ईमेल पे तुरंत ट्रांजेक्शन का एक पॉपअप जाता है, और एक ईमेल आती है कि इस यूपीआई में आपने ट्रांजेक्शन किया है, क्या आपने किया है, अगर नहीं किया तो आप अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। वही पूरा ऑप्शन दिया होगा पूरा आपको। तो ये जो फीचर है ना ईमेल वाला, ये बहुत अच्छा है। तो कोशिश आप जब भी अकाउंट खुलवाएं, या आपके अकाउंट में अभी अगर आपका ईमेल नहीं लगा है, तो प्लीज बैंक जाएं। अगर बैंक आपको कह रही कि एप्लीकेशन से अपडेट हो जाएगा, तो आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन से अपडेट कर लें। नहीं तो एक दिन निकाल करके जाएं, और एप्लीकेशन आपका जो वो है ईमेल, वो अपडेट करा लें। राइट। बहुत फायदे में रहोगे आप। क्योंकि ऑर्डिनरी, हाँ। कभी कभी यार एसएमएस नहीं आ रहा है। राइट, 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 अच्छा, ये अपने ईमेल वाला सोल्यूशन अच्छा है। बाकी एक सवाल और था कि लोगों को पता कैसे चले कि मेरा अकाउंट, मतलब वो फंड होल्ड है उतना पर्टिकुलर, वो कैसे पता चलता है, या फिर कैसे पता करें लोग? हम्म। बताता हूँ। हम्म,
लेट सपोज आपके इसमें 10,000 रुपए पड़े हैं ना, एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटे अमाउंट से बताता हूँ, समझ जाओगे। तो अगर आपके इसमें 5,000 रुपए का होल्ड लग गया, ठीक है। तो अब आप जब बैलेंस इंक्वायरी करोगे ना, बैलेंस इंक्वायरी जब करोगे तो आपको केवल 5,000 रुपए दिखाएगा, वो 5,000 दिखाएगा ही नहीं, मतलब 10 से है दिखाएगा, ना। 15 नहीं हाँ दिखाएगा। लेकिन जब आप हाँ, हाँ वो होल्ड वाला नहीं दिखाएगा, जो हाँ। अमाउंट फ्रीज है, जो होल्ड है, वो हम्म, दिखाएगा ही नहीं। हाँ लेकिन जब आप पासबुक अगर प्रिंट कराओगे तो उसमें पूछेगा कि अच्छा। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। हम्म, स्टेटमेंट जब डाउनलोड करोगे ना आप, स्टेटमेंट अगर आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन से, जैसे पेटीएम में एक फीचर होता है स्टेटमेंट डाउनलोड करने का, वहीं पे पासबुक का ऑप्शन होता है, ऐसे बैंक में भी दिया होता है एप्स में, तो मेरी एक्सेस में भी दिया हुआ है। तो मैं अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करता हूँ तो पूरा जितना बैलेंस मेरे इसमें है दिखाता है, प्लस मेरे चार्जेस कितने लगे वो भी दिखाएगा। हम्म, तो अगर आपके से 5,000 का होल्ड लगा है तो हम्म, वो ये दिखा देगा कि 5,000 रुपए आपके इसमें होल्ड लगे, लेकिन टोटल बैलेंस आपका 10,000 रुपए है। वो कब, किस कंडीशन में, जब स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे। लेकिन अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो वो आपको 5,000 रुपए दिखाएगा। आप सोचोगे अरे 5,000 रुपए पड़े तो हैं इसमें, 10,000 टोटल पड़े, 5,000 कहाँ गए। तो आपको मैं बता दूं, होल्ड वाला अमाउंट वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो राइट। ये एक ऑप्शन जो होता है, ये दिक्कत आती है। तो इसके इसके लिए आपका क्या करना है, अगर आपको वाकई में चेक करना है कि आपके अकाउंट में कितना है, तो आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो। राइट, राइट, राइट। चलो इतना जी, लास्ट में हम लोग समराइज करते हैं बेसिकली। तो सिंपल, आज हम लोगों ने सेशन में ये सीखा कि सबसे पहले P2P होता क्या है, दूसरा कि जो भी अमाउंट होल्ड और होता एक है। चीज रोशन जी, बस एक चीज, हम्म, एक जो वर्ड है ना, टर्म, एक हम्म, जो टर्म है ना, लीन, लीन, लीन हाँ। लीन जो बहुत लोग करते हैं ना, लीन लग गया, तो लीन का मतलब यही होता है उनको टेम्परेरी होल्ड पे लगा दिया ओके। है ना। टेम्परेरी आपका अकाउंट होल्ड पे जा चुका है, डेबिट फ्रीज किया है केवल, क्रेडिट नहीं फ्रीज किया है। आ लीन सकते जब हैं। लगेगा तो डेबिट फ्रीज हो गया, यानी कि आप पैसा निकाल नहीं, हाँ निकाल नहीं सकते बट डाल सकते हैं। तो फायदा ही क्या रहा जब लीन लग गया, डेबिट हो गया, डेबिट नहीं। राइट, राइट, तो राइट। लीन जब बोले ना बैंक, तो आप ये मत सोचना लीन क्या होता है। सिंपली ये समझ लो आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, लीन का मतलब ये होता है सिंपली आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। ओके, ओके। तो और इस कंडीशन में आपको यही करना है, एटीएम जाओ फटाफट और पैसा निकालो जितना निकाल सकते हो जितना मैक्सिमम अलाउ कैश में। बैंक की तरफ से। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हम्म, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दो दो अकाउंट रखते हैं। तो क्या करते हैं, एक अकाउंट से ट्रेड करते हैं और फिर जितना जो भी पैसा होता है वो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते ट्रांसफर कर लेते हैं। हैं। मत करो, कभी मत करो। क्या करो, अगर आपने आज 10,000 रुपए अपने, जिससे आप ट्रेड वेड कर रहे थे बैंक अकाउंट में, है ना, जिससे आपका बाइनेंस में लगा हुआ है, क्या हम्म, करो, आप उसको कैश कर लो, कैश में निकाल लो और जाके बैंक में जमा कर दो। तो आपका जो ये एक चेन क्रिएट हो गई ना, जो बीच में कनेक्शन बन रहा था ना आपके दोनों अकाउंट का, छूट जाएगा। कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया पैसा, वो टूट जाएगा। तो हम्म, कल को अगर आपके ऊपर कोई इशू आएगा तो वो उसी अकाउंट में केवल आएगा जिसमें पैसा पहले आया था। हम्म, सेकंड वाले में कुछ नहीं हो, क्योंकि उसमें आपने कैश का डिपॉजिट किया है और कैश का कोई भी हिसाब नहीं होता, है हम्म, ना। तो आपका जो सेकंड अकाउंट है ना, वो फ्रीज नहीं होगा, इस चक्कर में आप बच जाओगे। और ऐसा मैंने करके देखा है, तो मैं इससे बचा भी हूँ। तो हम्म, मेरा जो एक प्राइमरी अकाउंट था पेटीएम का, वो ब्लॉक हो गया था, हम्म, बट मैंने कैश निकाल के जो दूसरा मेरा जो दूसरा बैंक था HDFC, हम्म। उसमें जमा किया, तो वही पैसा, कोई दिक्कत तो नहीं कोई हुई। दिक्कत नहीं तो आएगी, इन राइट। चीजों से अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, बीच ऑफ का कोर्स। कनेक्शन तोड़ देना है। हम्म, अगर आप 4 अकाउंट यूज कर रहे हो तो भी यही करो, हम्म, एक में पैसा मंगाओ फिर सब में अपना कैश में जाके डाल दो, ओके, बात ओके, खत्म। राइट। क्योंकि मिनिमम कोई भी बैंक होता है हम्म, आपको महीने का 1 लाख रुपए जमा करने देता है कैश, महीने का 1 लाख रुपए आप कैश जमा कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं राइट, है। राइट। सो थैंक यू आदित्य जी फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम। बाकी यार, अगर कुछ चीज अभी भी मिस हो गई है, अभी कुछ ये समझ में नहीं आई है, तो कमेंट में बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे। राइट, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।